चलो देखो आज का अपना टॉपिक क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये सारी चीजें आप लोग है ना ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हो, क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल में है ना, लेकिन अपन लोग फिर से इनको यहाँ पे पढ़ रहे हैं। सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो है एटॉमिक रेडियस, है ना। तो सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है बेटा, एटॉमिक रेडियाई। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं किससे बच्चों, एटॉमिक रेडियस, है ना। और देखो जब अपन लोग एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे तो एटॉमिक रेडियस में अपन ने पढ़ा है कि क्या अपन ने पिछले लेक्चर में लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा था। तो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अगर हम बात करें सबसे पहले इन ग्रुप ए, इन ग्रुप, तो ग्रुप में देखो बच्चों जैसे ही हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक साइज, है ना, एटॉमिक रेडियाई या फिर एटॉमिक साइज के बारे में ना, तो देखो ग्रुप में मैंने एलिमेंट लिखे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, सारे नहीं लिख रहा हूं, कुछ ही एलिमेंट्स लिख रहा हूं, है ना। अब ग्रुप में तो हम नीचे की बात करते हैं, तो सेकंड ईयर लाएंगे एसी, टी जरा, हाफ, वे नवाब था और करोड़ मोबाइल वाला। अब हमने क्या देखा था, लेंथेनम के बाद जो एलिमेंट आते हैं उनमें क्या लगता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है, याद है, यानी हॉफनियम हो गया, टेंटेलम हो गया, टंगस्टन हो गया, इन सब में क्या लग रहा है, इन सब में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं इसका मतलब साइज क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है, साइज कम हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होना, पास आना, यानी साइज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये बात समझ आ रही है। अच्छा साइज कम हो रहा है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, जेड इफेक्टिव क्या हो रहा होता है, अट्रैक्शन फोर्स, जेड इफेक्टिव इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी अट्रैक्शन फोर्स, वो क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है। देखो इंक्रीज हो रहा है ना, तो याद रखना जो नीचे वाले एलिमेंट है उनका साइज तो कम हो रहा है, लेकिन जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो नॉर्मली हम क्या सीखते हैं कि जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल क्या होती है, बढ़ती है, और नंबर ऑफ शेल के बढ़ने की वजह से साइज भी क्या होता है बेटा, बढ़ता है। तो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ना चाहिए, लेकिन यहां पर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगने की वजह से इनका साइज क्या हो जाता है, लगभग नियरली इक्वल। ये कौन सा पीरियड था मुझे बताना, ये फोर्थ पीरियड था, ये फिफ्थ पीरियड था, और ये सिक्स्थ पीरियड, यानी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कौन से पीरियड्स के बीच में लगता है, फिफ्थ एंड सिक्स्थ पीरियड के बीच में लगता है। पता चल रहा है पक्का। जरा मुझे बताओ सबसे लॉन्गेस्ट ग्रुप कौन सा है, थर्ड ग्रुप। कितने एलिमेंट होते थे, 32 एलिमेंट होते थे, याद है। 4 एलिमेंट तो ये रहे 1 2 3 4, बाकी 28 एलिमेंट कहां पर, एफ ब्लॉक में, याद आ रहा है। चलो अच्छा देखो अगर हम एक्टेनम की बात करें, एक्टेनम की अगर बात करें तो एक्टेनम में क्या लग रहा होता है, एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगने की वजह से इसमें भी क्या होता है बेटा, साइज डिक्रीज होता है, और जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, बढ़ता है ना। और साइज क्या हो रहा होता है, घट रहा होता है, याद रखनी है बातें। तो इसका मतलब नॉर्मली डाउन द ग्रुप क्या होना चाहिए, आपका जो साइज है वो बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे साइज क्या हो जाता है, लगभग बराबर हो जाता है। बोलो क्लियर है। ये कहानी है ग्रुप की, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। अब बात करते हैं किसके बारे में, पीरियड के बारे में। तो देखो अगर हम बात करें बी इन पीरियड, बी इन पीरियड, तो अगर अपन लोग पीरियड की बात करें बेटा तो हम लोग 3D सीरीज ही लेते हैं नॉर्मली, और 3D सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ये है। अब नॉर्मली हो क्या रहा था, देखो जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तो हो क्या रहा था, लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। देखो लेफ्ट राइट जाने पे 21, 22, 23, 24,
25, 26, इस तरह से क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ने का मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बढ़ रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बढ़ेंगे तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आने की कोशिश करेगा तो साइज क्या होगा बेटा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, साइज छोटा होगा। दैट मीन्स जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो जेड इफेक्टिव यानी अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है, जिसकी वजह से साइज क्या हो रहा है बेटा, घट रहा है। एक चीज और सुनो, मैं यहां बनाता हूं, देखो ये मेरी शेल्स है, ये एटम है, ये मेरी शेल्स है। जैसे जैसे यहां पे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी बढ़ते जा रहे हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों बढ़ रहे हैं तो अट्रैक्शन बढ़ रहा है, ऑब्वियस याद है। लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन, देखो प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर है, उससे तो अपने को मतलब ही नहीं है ना। लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ते जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो आपस में रिपल्शन भी तो करेंगे, क्योंकि सेम चार्ज एक जगह आ रहे हैं। तो इसका मतलब सिग्मा भी बढ़ रहा होता है। तो यहां पर जेड इफेक्टिव तो बढ़ रहा है, लेकिन सिग्मा, सिग्मा का मतलब क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट। सिग्मा मतलब शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब कौन सा फोर्स, रिपल्शन फोर्स। जबकि जेड इफेक्टिव का मतलब क्या था, अट्रैक्शन फोर्स था। क्या मैं ये बात यहां पे अगर लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं कि यहां पर जो जेड इफेक्टिव है वो डोमिनेट करता है किसके ऊपर, डोमिनेट्स ओवर सिग्मा यानी शील्डिंग इफेक्ट। तभी तो साइज कम हो रहा है ना। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आप मूव करोगे आयरन, कोबाल्ट और निकल में, यहां पर होगा क्या, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब जेड इफेक्टिव जो है बच्चों वो इक्वल हो जाएगा किसके, शील्डिंग इफेक्ट के। यानी जितना अट्रैक्शन उतना ही, तो क्या साइज में कोई अंतर आएगा, साइज क्या हो जाएगा, लगभग बराबर हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आप आगे की तरफ बढ़ोगे तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और भी ज्यादा बढ़ चुके हैं और अब रिपल्शन फोर्स डोमिनेट कर जाएगा। दैट मींस सिग्मा यानी रिपल्शन फोर्स डोमिनेट्स ओवर जेड इफेक्टिव, और इसकी वजह से साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जबकि यहां पे क्या था, साइज रिमेन्स कांस्टेंट या फिर सेम, समझ आ रहा है। और अगर अब मैं यहाँ पे साइज का ऑर्डर लिखूंगा तो यहां से यहां जा रहे हैं तो साइज क्या होता जा रहा है बेटा, घटता जा रहा है, बोलो दिख रहा है। फिर यहां पे स्लाइटली बढ़ के इनका साइज हो जाता है लगभग बराबर। और यहां पे कौन डोमिनेट कर रहा है, रिपल्शन, और रिपल्शन के डोमिनेट करने की वजह साइज क्या हो गया, बढ़ गया। बोलो समझ आया। तो ये क्या है आपका, पीरियड में किस तरह से साइज वेरी कर रहा है। ये चीजें हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो तो। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो अब पढ़ लो, जिन्होंने पढ़ लिया उनका रिवीजन हो रहा है। क्विकली नोट करो जरा इसको बेटा। चलो तो अब देखो नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं बेटा अपन लोग, है ना, जो है अपना मेटेलिक करेक्टर। ठीक है, क्योंकि अपने को पता है ना डी ब्लॉक में सिर्फ कौन आते हैं, सिर्फ मेटल्स आते हैं। तो मेटल्स आ रहे हैं तो हम किसकी बात करेंगे, मेटेलिक करेक्टर की बात करेंगे। तो सेकंड अपन किसकी बात कर रहे हैं बेटा, सेकंड अपन लोग बात कर रहे हैं मेटेलिक करेक्टर के बारे में, मेटेलिक करेक्टर के बारे में। चलो जल्दी से मुझे बताओ कि एस ब्लॉक के मेटल्स और डी ब्लॉक के मेटल्स में कौन ज्यादा मेटेलिक होता है, एस के ज्यादा, है ना। तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों एस ब्लॉक के मेटल्स ज्यादा मेटेलिक है एज कंपेयर टू डी ब्लॉक के मेटल्स, क्यों लूज कर रहे हैं, नहीं और कुछ, हाँ एकदम एकदम एकदम, है ना। हाँ तो देखो सुनो, मैं आप लोगों को बताता हूं होता क्या है। मेटल क्या होते हैं, अगर मैं आपसे बोलूं मेटल क्या होते हैं, तो मेटल वो होते हैं विच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स,
मेटल क्या होंगे, जिनके पास को इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी होगी। अब अगर एस ब्लॉक के मेटल की बात करें और डी ब्लॉक के मेटल की बात करें, तो एस ब्लॉक के मेटल का साइज बड़ा होता है, जबकि डी ब्लॉक के मेटल का साइज छोटा होता है। अगर एस ब्लॉक के मेटल का साइज बड़ा है तो इसका मतलब कि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं, है ना। कैसे, देखो, अगर मैं यहां पर ऐसे बनाऊं, ये मैंने बोला कि ये मेरा एक एटम है डी ब्लॉक का, किसका है, डी ब्लॉक का, और ये मेरा एक एटम है जो है एस ब्लॉक का, किसका, एस ब्लॉक का। दोनों के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसका साइज क्या है, ज्यादा है, जबकि इसका साइज कैसा है, छोटा है। अगर इसका साइज ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा, इजीली रिमूव होगा, है ना। और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कौन सी एनर्जी होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी। और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी इसकी, आयोनाइजेशन एनर्जी इज लेस, है ना। आई का मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी, जबकि यहां पर क्या हो रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को नॉट इजिली रिमूव, आसानी से रिमूव नहीं होगा बच्चों, ठीक है। क्यों, इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इज हाई, बहुत ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, समझ आ रहा है। तो दो रीजन हो गए इसका मतलब, एक तो साइज हो गया और दूसरा आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया। तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, अगर मैं लिखना चाहूं कि डी ब्लॉक मेटल्स, कई बार इन्हीं को हम लोग ना ट्रांजिशन मेटल्स भी बोल देते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स हैज, या हाँ, हैज लेस मेटेलिक character then D then S block metals, because first, due to their small size, सबसे पहले तो उनका स्मॉल साइज की वजह से, है ना। सेकंड, ड्यू टू देयर हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, पता चल रहा है। चलो जरा एक बात और बताओ, मेरी एक छोटी सी बात अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं बोलूं यहां पर मेल्टिंग पॉइंट, एमपी का मतलब मध्य प्रदेश नहीं, है ना, मेल्टिंग पॉइंट, है ना। अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डी ब्लॉक मेटल्स की बात करूं एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एस ब्लॉक मेटल्स की बात करूं, तो जरा मुझे बताओ किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा, एस ब्लॉक का, एकदम डी ब्लॉक का ज्यादा होगा, है ना। डी ब्लॉक का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। अब सवाल आता है कि सर डी ब्लॉक का मेल्टिंग पॉइंट क्यों ज्यादा है ना। अगर मैं यहां पर एस ब्लॉक के मेटल के बारे में बोलूं और यहां पे मैं लिख रहा हूं डी ब्लॉक मेटल्स के बारे में, है ना, तो आप मुझे बताओ, अगर एस ब्लॉक के मेटल्स हैं और डी ब्लॉक के मेटल्स हैं और वो दोनों क्या कर रहे हैं, साथ साथ अलग अलग, मतलब दो जगह हमने रख दी। अब एस ब्लॉक के मेटल्स के अंदर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है बच्चों, एस ब्लॉक के मेटल हैं तो मेटल है ना, कौन सा बॉन्ड होगा, हाँ कौन सा, आयोनिक। आयोनिक बॉन्ड तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है ना। सिर्फ मेटल में कौन सा बॉन्ड होगा, मेटेलिक बॉन्ड होगा ना। तो इसका मतलब एस ब्लॉक में मेटेलिक बॉन्ड है क्योंकि वो मेटल है ना, क्योंकि खुद के साथ तो वो मेटल बॉन्ड ही बनाएगा, है ना। अच्छा डी ब्लॉक में भी, यार डी ब्लॉक भी मेटल है तो इसमें भी क्या होगा, मेटेलिक बॉन्ड होगा। लेकिन क्या मुझे बताओ, क्या डी ब्लॉक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्या होता है, शेयरिंग होती है, और जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड। तो इसका मतलब इसमें मेटेलिक बॉन्ड के साथ साथ और कौन से बॉन्ड होते हैं,
कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, और कोवलेंट बॉन्ड होने की वजह से मेटेलिक तो था ही, साथ में कोवलेंट बॉन्ड भी आ गए, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, हाई हो गया। पता चल रहा है? इसलिए डी ब्लॉक का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एस ब्लॉक मेटल्स। लेकिन ज्यादा मेटेलिक कौन होंगे, एस ब्लॉक। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा, डी ब्लॉक का। क्यों होगा, क्योंकि उसमें कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही है। बोलो समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं, पक्का? ठीक है, तुम्हारी तरफ देख रहा हूं ना, हाँ चलो शाबाश, आगे बढ़े, है ना? ठीक है, चलो सिर्फ उसको नहीं बता रहे, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक सवाल का और जवाब दो मेरे, एक जवाब क्या देना है मैं आपको बताता हूं, है ना? नॉर्मली मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डी ब्लॉक मेटल्स, मैं क्यों लिख रहा हूं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डी ब्लॉक मेटल्स, क्योंकि हम डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं ना। डिपेंड्स ऑन फर्स्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? सेकंड, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, है ना? ठीक है। एंड थर्ड, क्रिस्टल लैटिस। वैसे ये दोनों जो है ना, ये दोनों एक दूसरे से पूरे रिजेंबल कर रहे हैं, तो आप तो स्टार्टिंग के दो या पहला और तीसरे में से कोई सा भी लिख सकते हो, है ना, जो आपको बेटर लगता है ना। अब सर आपने बोला सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन जिसके पास है उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। जैसे मैंने एलिमेंट लिखा, मैंने लिखा एग्जाम्पल में क्रोमियम, है ना, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल, ये तो लिखना ही भूल गया, इन डी ऑर्बिटल, है ना। किसमें बेटा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, डी ऑर्बिटल में। मैंने लिखा क्रोमियम और मैंने लिखा मैग्नीज, दोनों लिखे। अब अगर मैं क्रोमियम के बारे में लिखूं तो क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, सामने ये लिख दूं, आर्गन 18 4s1 एंड 3d5, और यहां पे भी आर्गन 18 4s2 एंड 3d5। देखो दोनों में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, 5 है। फिर भी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रोमियम इज ग्रेटर देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीज। यहां तक के मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट तो आयरन से भी कम होता है, जबकि अनपेड इलेक्ट्रॉन तो बराबर है। तब भी ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ मैग्नीज इज लेस। इसके बाद अब एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ही पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होती है, मैग्नीज की लेस होती है, जबकि एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ क्रोमियम इज हाई, ज्यादा होती है। समझ आया? इसीलिए याद करो, करोड़ मोबाइल वाला टंगस्टन सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, कि सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी सबसे ज्यादा, इसलिए बल्ब में एज अ फिलामेंट हम लोग टंगस्टन को यूज करते हैं। जो 100 वाट के बल्ब आते थे जो पीले रंग के जलते थे, याद आ रहा है? हाँ, तो इसीलिए क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन, इनका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हाई होता है, क्योंकि एक तो उनके पास सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। और मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट तो, अगर मैग्नीज लिखूं तो मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट तो आयरन से भी लेस होता है। तो कई बार क्या होता है ना, एग्जामिनर से क्वेश्चन पूछता है, असर्शन रीजन, असर्शन दिया कि असर्शन में क्या बोला आपको, एग्जामिनर असर्शन में बोला कि मैग्नीज हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट देन आयरन, और रीजन में क्या बोला, मैग्नीज हैज मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देन आयरन। तो रीजन तो सही है, मैग्नीज के पास आयरन से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये बात तो सही है। लेकिन क्या मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट आयरन से ज्यादा होता है, नहीं होता है। तो ये याद रखना बच्चों। बोलो क्लियर है? क्विकली नोट करो, देन फिर आगे बढ़ते हैं, कर लो जरा नोट। चलो यार, मेरे एक सवाल का और जवाब दे दे, लास्ट क्वेश्चन पूछ लूं फिर नोट कर लेना, है ना। अगर मैंने आपसे बोला पूरी 3D सीरीज में
कंप्लीट, यहां लिख दूं कंप्लीट 3D सीरीज में जो सबसे लीस्ट मेटेलिक होगा वो कौन सा एलिमेंट होगा? सबसे कम मेटेलिक, या हम मेटेलिक भी नहीं बोलते, हम बोलते हैं लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट कौन से एलिमेंट का होगा पूरी पूरी 3D सीरीज में? नहीं, 3D सीरीज की बात कर रहे हैं। 3D कौन? जिंक होगा, क्योंकि जिंक के पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, याद रखना इस बात को, सबसे लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? जिंक का होगा। बोलो समझ पा रहे हो? आसान है। एक और बता दूं, एक और बता दूं, एक और बता दूं। देखो जिंक हो गया 3D में, 4D में क्या होगा? अगर 4D सीरीज में बोले जाए तो क्या होगा? कैडमियम, यार जिम्नी कनाडा हैगी। और 5D में बोला जाए तो मरकरी, और 6D में बोला जाए तो यूयूबी, अनअनबियम। याद है 112 एटॉमिक नंबर है ना? हाँ, तो उसी के नीचे आ रहा है जिन्नी कनाडा हैगी यूयूबी, है ना? ठीक है, चलो अब कर लो नोट। चलो तो देखो बेटा, आप बात कर रहे हैं थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में। तो थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी है अपनी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, है ना? तो थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है अपनी? थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी है अपनी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अब सबसे पहले समझो कि एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होता क्या है ना? एक एग्जांपल से बताता हूं आपको, फिर उसको डिफाइन करेंगे, देन आगे बढ़ते हैं ना। देखो मेरा एक एग्जांपल है, मैंने बोला मेरे पास CH4 मिथेन गैस थी, यानी हम कौन सी स्टेट की बात करें? गैसियस की। मिथेन गैस थी। अब CH4 इज अ मॉलिक्यूल, CH4 इज अ मॉलिक्यूल और सब्सटेंस, दिख रहा है? आपने इसको इतनी एनर्जी दी, यानी इतनी एनर्जी दी कि ये कार्बन गैसियस स्टेट में अलग चला गया, चारों हाइड्रोजन एटम, देखो एटम की फॉर्म में बना है, गैसियस स्टेट में अलग चले गए। दैट मींस ये दोनों के दोनों क्या है? ये एटम्स हैं। कार्बन और हाइड्रोजन क्या है? एटम्स हैं। इसका मतलब अगर कोई भी आपसे बोलता है कि डिफाइन करो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, तो आप क्या बोलोगे? वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड है एक गैसियस सब्सटेंस को गैसियस आइसोलेटेड एटम में कन्वर्ट करने के लिए, है ना? इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं? तो इसका मतलब मैं ऐसे अगर लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट of energy required to convert 1 mole of gaseous substance into their constituent gaseous atoms। कंस्टिट्यूएंट का मतलब क्या है? उसी के पार्टिकल्स। ऐसा थोड़ी है कि पता पड़ा कि आपने मिथेन को ब्रेक किया और ऑक्सीजन मिल गया, जो एटम्स हैं वही मिलेंगे भैया। ऑब्वियस सी बात है, क्लियर है? समझ आ रहा है क्या होती है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, है ना? अब देखो सुनो, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन किस पर डिपेंड करती है? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन डिपेंड करती है मेटेलिक बॉन्ड के साथ साथ कोवलेंट बॉन्ड्स पर, है ना? दैट मींस मैं क्या बोल सकता हूं? एंथैल्पी of atomization depends on covalent characters in addition to metallic character, in addition to metallic character।
दिख रहा है बच्चों? ये करेक्टर अच्छे से लिख दूं क्या? लो अच्छे से लिख देता हूं, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। इसका मतलब जितना ज्यादा कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होगा, उतनी ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होगी? ज्यादा होगी। यानी अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो, कोवेलेंट, ऐसे लिखते हैं, कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीज होगा तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी क्या होगी? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी क्या होगी बच्चों? इंक्रीज होगी। बोलो समझ पा रहे हो इस बात को? अच्छा एक बात और मुझे बताओ, अगर मैं एक बात और आपसे बोलूं कि नंबर ऑफ कोवलेंट करेक्टर कैसे पता पड़ेगा इंक्रीज हो रहे हैं? कैसे पता पड़ेगा कि कोवलेंट करेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं? ये बताओ मुझे। तो देखो जरा, जितने ज्यादा, वेरी गुड, जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही ज्यादा कोवलेंट करेक्टर भी क्या होगा? कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होगा। इसका मतलब एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी क्या होगी? ज्यादा होगी। बोलो हाँ या ना? समझ पा रहे हो? क्या इतनी सी बात अपने समझ में आ रही है? इसका मतलब सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन तो किसके पास होते हैं? मैग्नीज के पास। सबसे ज्यादा 3D सीरीज में तो अनपेड इलेक्ट्रॉन, हम 3D सीरीज के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो 3D सीरीज में सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन तो किसके होते हैं? मैग्नीज के पास होते हैं। लेकिन मैग्नीज फिर भी कोवलेंट बॉन्ड का इतना ज्यादा फॉर्मेशन नहीं करता है। इसीलिए अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, जो एंथैल्पी अभी लिखा था ना, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन of chromium is greater than enthalpy of atomization of हाँ मैग्नीज, भाई मैग्नीज। तो क्रोमियम से की एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होती है? मैग्नीज से ज्यादा होती है। दैट मीन्स क्रोमियम इज मोर कोवलेंट देन मैग्नीज। तो हम लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, क्रोमियम इज मोर, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है ना, कोवलेंट देन मैग्नीज। बोलो समझ आया? तो यही था एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अब इसको नोट कर लो, नेक्स्ट लेक्चर में हम आयोनाइजेशन एनर्जी और कलर फॉर्मेशन, अलॉय फॉर्मेशन, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, है ना? करो जरा बेटा नोट।